हाय, वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पेशेंट से। अगला जो पेशेंट है इनकी 19 साल उम्र है, स्मॉल पेनिस की समस्या है। 19 साल, ठीक है। स्मॉल पेनिस, मस्टरबेशन कैसे छोड़ें और हेल्दी सेक्सुअल लाइफ कैसे हो। पहली चीज तो स्मॉल पेनिस जैसी कोई चीज नहीं होती, तो प्लीज अननेसेसरी टेंशन मत लीजिए। यदि आपका पेनिस ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्मॉल है, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही दिक्कत है, एक प्रॉब्लम होती है जो कंजेनाइटल होती है, उस प्रॉब्लम में आप हैं, तो प्लीज जाकर मेल डॉक्टर को जाकर चेकअप कराइए। यदि वो चेकअप करते हैं और उसके बाद बोलते हैं स्मॉल पेनिस है, तो आपको इस बारे में कुछ सोचने की जरूरत है। और फिर वो ये एक रेयरेस्ट में से रेयर कंडीशन है, मतलब 1 लाख लोगों में किसी एक को होती है। बाकी के जो लोग हैं जिनको लगता है इनके पेनिस का साइज छोटा है, बस उनके दिमाग का फितूर होता है। तो प्लीज ऐसी तो कोई समस्या होती नहीं है। मस्टरबेशन कैसे छोड़ें, मैंने अभी जो लास्ट वीडियो बनाया था, कल के वीडियो में मैंने इस बारे में ऑलरेडी डिस्कशन काफी कर दिया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पुराना वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जस्ट जो एक दिन पहले मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें आप देख लीजिए। उसमें मैंने मस्टरबेशन के ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। अब हेल्दी सेक्सुअल लाइफ कैसे हो। अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए सबसे बेटर एक ही चीज जरूरी होती है, वो है कम्युनिकेशन। सेक्स में सेक्स पावर का कोई रोल नहीं होता, वो सेकेंडरी है। 100 में से 90% खेल होता है कम्युनिकेशन का। यदि आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है, आपका उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, यदि आप उसके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव नहीं कर रहे हो, यदि आप उसकी इच्छाओं का आदर नहीं करते हो, उसका सम्मान नहीं करते हो, तो सेक्स कभी अच्छा नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों को ये गलतफहमी है कि बस ठीक है, सेक्स में पावर का कोई इफेक्ट होता है, साइज का इफेक्ट होता है। ये सब दिमाग में उठने वाले केवल और केवल फितूर हैं, अफवाहें हैं, गलत धारणाएं हैं, जो अनफॉर्चुनेटली मेल एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। पता नहीं क्यों एक दूसरे को गलत चीज़ें बताते हैं। कोई ये बोलता है यार मैं तो मेरा तो इतना बड़ा है, मैं तो ये साइज का है, ऐसा है वैसा है, और फिर दूसरे को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में लेके आते हैं, पॉर्न मूवी में देखते हैं और वो सब दिमाग में गलत धारणाएं पालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप 19 साल के हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेक्स के बारे में जितना कम सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अपने स्कूल पे, अपनी पढ़ाई पे, कॉलेज लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। सेक्स के लिए अभी बहुत टाइम है आपको, ठीक है। मस्टरबेशन कैसे छोड़ें उसके लिए पुराना वीडियो है, इसको देख लीजिए। हेल्दी सेक्सुअल लाइफ आप चाहते हैं, उसके सिंपल सा तरीका होता है। फर्स्ट थिंग होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होगी, जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। आपको बात करना सीखना पड़ेगा। लड़कियों के साथ कैसे बात करते हैं, उनको कैसे रिस्पेक्ट देना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में लड़के और लड़कियों का अंतर इतना ज़्यादा खराब है, और ख़ासतौर से उनकी जो पोजीशन होनी चाहिए सोसाइटी में, उसमें इतना ज़्यादा अंतर है कि आदमी लोग औरतों को केवल एक सेक्स के लिए एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, या फिर घर में खाने पीने के लिए लाई जाने वाली एक औरत, ठीक है। कि यार खाना बनाएगी, माँ बाप की सेवा करेगी, ससुराल आएगी, ससुराल वालों की सेवा करेगी। बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट होते हैं और बच्चे वही सब देखते हुए बढ़ते हैं। तो इस वजह से सिर्फ अगर आप अच्छी सेक्सुअल लाइफ चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दूसरा है अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए खाना अच्छा खाइए। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट्स, ये 5 चीजें आपके खाने में पर डे होनी चाहिए। रोटी मतलब अन्न, आपके खाने में अन्न होना चाहिए, जिसको आप वेरिएशन करते हुए इस्तेमाल करें। कभी रोटी खाइए, कभी ज्वार खाइए, कभी चावल खाइए, कभी कुछ और खाइए, ये वाले अन्न होने चाहिए। पर डे आपको दालें जरूर खाना है, वेरिएशन करते हुए खाना है। पर डे आपको सब्जियां जरूर खानी है, सारी हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स जरूर खाइए। इतना ही आपको करना है। और सेक्सुअल लाइफ के लिए कोई आपको अलग से मार्केट से कोई गोल्ड पावर, कोई मकर ध्वज, ये सब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल इन्होंने अपनी वाइफ के लिए पूछा है, पेशेंट ने, कि इनकी डिलीवरी के बाद, जब ये मतलब इनकी वाइफ की डिलीवरी हुई, उसके बाद से इनकी ब्रेस्ट काफ़ी हैवी हो गई है और इसमें पेन भी होता है। ब्रेस्ट साइज कैसे कम करें। देखिए, डिलीवरी के बाद जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके बाद काफ़ी बार ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, तो वो अपने आप कम भी हो जाता है। पहली चीज तो अगर ये वाली आपके साथ ही कंडीशन है तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ब्रेस्ट का साइज बढ़ ही चुका है, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि ब्रेस्ट जो होते हैं वो फैटी टिश्यू से मिलकर बनते हैं, फैट होता है उनमें। ब्रेस्ट की जो लेयर होती है उनके अंदर बहुत कुछ फैट इकट्ठा होता है, वसा इकट्ठा होता है। तो जब शरीर का ओवरऑल मोटापा बढ़ता है तो वहां पर भी ग्रोथ होती है, ठीक है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको अपनी किसी भी औरत को, किसी भी व्यक्ति को अपने ब्रेस्ट की साइज में अंतर लेके आना है, तो उसके लिए आपको जो ट्रेनर होते हैं, जो एक्सरसाइज वाले ट्रेनर होते हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी। कोई डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर सकता इस कंडीशन में, क्योंकि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट में एक मसल्स होती है, वो काफ़ी मेजर होती है, उसके अलावा बहुत सारी मसल्स का रोल होता है। अब क्या होता है, डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करेगा, जैसे मैं आपको बोलूँगी तो मैं क्या बोल सकती हूँ, या किसी भी व्यक्ति को बोलूँ कि अपने हाथों की एक्सरसाइज करो, ऐसे घुमाओ, ऐसे करो। लेकिन जो ट्रेनर होते हैं, मैंने एक बार ट्रेनर के साथ में काम किया, उनको बहुत आइडिया होता है कि यहाँ की अगर मसल्स की ग्रोथ करानी है तो आपको कैसी एक्सरसाइज करनी है, इस मसल्स के लिए कैसी एक्सरसाइज करनी है, इस मसल्स की क्या एक्सरसाइज होती है। आपने देखा होगा ना, लड़कों के ये डोले शोले जो होते हैं, ट्राइसेप के लिए अलग, बाइसेप के लिए अलग, फलानी के लिए अलग, इधर की मसल्स के लिए अलग। तो ये जो स्पेसिफिक मसल्स के हिसाब से जो एक्सरसाइज होती हैं, उसके लिए आपको ट्रेनर से मिलना पड़ेगा। ये डॉक्टर का काम नहीं है, ये फिटनेस ट्रेनर जो होते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, जिनको सारी मसल्स के ओरिजिन कहाँ पर है, कैसे मसल्स काम कर रही है, किस एक्सरसाइज से कौन सी मसल्स का मूवमेंट होता है, उन लोगों को ये चीज़ एडवाइस पता होती है, उनको जानकारी होती है। तो आप प्लीज़, अगर आपको अपनी ब्रेस्ट की साइज़ को कम करना है तो आप किसी अच्छे ट्रेनर से मिलिए, अच्छे ट्रेनर से मिलिएगा। ध्यान रखिए जिसको नॉलेज हो, ऐसे ही नहीं कि कुछ होते हैं ना, गली मोहल्ले के लोग होते हैं जिन्होंने थोड़ा दौड़ भाग करके अपनी बना ली फिटनेस और उसके बाद दूसरों को एडवाइस देने चले। नहीं, जिनको प्रॉपर नॉलेज हो, जिनकी मसल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, आप उनसे कांटेक्ट करिए। वो आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइज बताएंगे, उनसे एक्सरसाइज सीखिए, वो एक्सरसाइज करिए। यदि आपके पास ट्रेनर नहीं है तो फिर सेकेंड ऑप्शन आता है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनको भी इस चीज़ की काफ़ी अच्छी जानकारी होती है, उनको भी सारी मसल्स की, नर्व सप्लाई की, ब्लड वेसल की बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होती है। तो यदि आपके पास, आप ऐसे शहर में रहते हैं कि अगर आपके पास इतनी लग्जरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई ट्रेनर हायर कर सके अपने लिए, तो फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट से बात करिए। वो भी आपको कुछ एक्सरसाइज बता देंगे, समझा देंगे। फिर उन एक्सरसाइज को आप घर पे करते रहिए और हर 15 दिन में, 1 महीने पे जाकर उनसे दोबारा सेशन लीजिए, दोबारा सीखिए, क्योंकि एक्सरसाइज हर बार बढ़ानी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है हर 15 दिन बाद। ऐसा नहीं है कि एक ही एक्सरसाइज आप अगले 2 साल तक करते रहो, तो उसके लिए आपको बार बार मिलना पड़ेगा। ठीक है, मेडिसिन से कुछ नहीं होगा। अगला जो पेशेंट है, इनका भी सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने लिखा है कि इन्हें 3 साल पहले क्रोन्स डिसीज़ हुई थी, पर उन्होंने उस टाइम पे स्टेरॉयड और एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा है। अब इनके साथ दिक्कत क्या है कि whenever I do exercise which puts pressure on abdomen, my abdomen gets very stiff। जब भी ये एक्सरसाइज करते हैं खासतौर से ऐसी एक्सरसाइज जिसमें पेट के ऊपर जोर पड़ता है ना, वजन उठाना, फिर वो जो क्या होता है क्रंचेस करना, ऐसे वाले जो पेट दबा के क्रंचेस किए जाते हैं वो करते हैं, या स्क्वाट करते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनके पेट बहुत स्टिफ हो जाता है। दूसरी बात इनको ये है कि जब भी ये एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद इनको रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होने लगती है, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है और इरेगुलर वो स्टूल मूवमेंट हो जाता है। मतलब कि गैस ज़्यादा बनने लगती है, पेट में दर्द भी उठने लगता है, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ भी आती है, मोशन भी होने लगते हैं इरेगुलर, कभी ज़्यादा कभी कम। अब इस चीज़ के लिए काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं, डॉक्टर्स को इनके समझ में नहीं आया, खुद इनको भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनको आईबीएस की भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो इन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर ली है अपनी डाइट से, और टाइफाइड भी इनको पहले हो चुका है, लेकिन अब ये काफ़ी सही है। अब केवल प्रॉब्लम इतनी है कि एक्सरसाइज करने के बाद प्रॉब्लम सही होने की बजाय बढ़ जाती है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हर डॉक्टर बोलता है एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज होने से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपकी जो प्रॉब्लम है, आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे 15 दिन के बाद ईमेल के थ्रू बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जानती हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली कि ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और खासतौर से जो इंटेस्टाइन को होल्ड करने वाली मसल्स होती हैं, जो आपकी इंटरनल ऑर्गन को मसल्स को, जो इंटेस्टाइन है और जितना भी वहाँ पे मिजेंट्रिक होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, उसको होल्ड करने का जो काम करती हैं, वो मसल्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। जब भी कभी इन मसल्स में वीकनेस आती है तो जैसे ही आप प्रेशर लगाते हो तो उस प्रेशर की वजह से जो इंटेस्टाइन है उसमें इरेगुलर बॉबल मूवमेंट चालू हो जाता है। पेरिस्टाइलिक मूवमेंट जो होता है ना, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर गति होना। हमारी इंटेस्टाइन पेट के अंदर ऐसे सुन्न नहीं बैठी रहती, उनमें गति होती है, वो चलती हैं।
चल के कहीं चली नहीं जाती, बाहर नहीं जाती, लेकिन उनमें आपस में ही गति होती है। उनकी गति की वजह से ही हमारे पेट के अंदर जो भी खाना होता है उसका मूवमेंट होता है। जैसे केचुआ चलता है, आपने देखा है, बार बार लंबा हुआ फिर ऐसा सिकुड़ गया, फिर लंबा हुआ फिर सिकुड़ गया, फिर लंबा हुआ फिर सिकुड़ गया। हमारी आंतों में भी लगभग उसी प्रकार की गति होती है, और उसी गति के कारण हमारे शरीर का जो खाना है, जो भी हमने खाया है, वो ऊपर से मतलब स्टमक से लेके फाइनली डाइजेशन होते 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 लास्ट में एनाल कैनाल तक पहुंचता है। जब कभी भी इनको होल्ड करने वाली मसल्स में वीकनेस आ जाती है तब ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। मैं आपको बहुत सिंपल डायरेक्टली ट्रीटमेंट बता रही हूँ। पहली चीज तो आपको अभिपत्तिकर तो लेना ही लेना है। अभिपत्तिकर आधे चम्मच की मात्रा में, यानी कि 3 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट आपको लेना है। अभिपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है, सादे पानी के साथ में। सॉरी। इसके बाद दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आपको अग्नि संदीपनी वटी लेनी है। अग्नि संदीपनी वटी। यदि आपको अग्नि संदीपनी वटी ना मिले तो फिर आप अग्नि तुंडी वटी भी ले सकते हैं। अग्नि तुंडी वटी ज्यादा आसानी से मिल जाती है, ठीक है। अग्नि संदीपनी वटी या फिर अग्नि तुंडी वटी, दोनों ही टैबलेट फॉर्म में आएंगी। एक एक टैबलेट, 2-2 नहीं लेनी है आपको, एक एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद लिया करिए। एक एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। तीसरी चीज, आपको दोनों टाइम गुग्गुल टैबलेट का प्रयोग करना है। यहाँ आपको हिमालय का शुद्ध गुग्गुल लेना पड़ेगा। केवल हिमालय कंपनी का ही आता है, किसी और कंपनी का मेरे ख्याल से शुद्ध गुग्गुल नहीं आता। तो हिमालय कंपनी का शुद्ध गुग्गुल टैबलेट आती है। ये एक एक गोली दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, दूध के साथ में या पानी के साथ आप लेना चालू करिए। आईबीएस की प्रॉब्लम है तो हो सकता है दूध आपका बंद कर रखा होगा और दूध से हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती होगी। तो यदि आपको दूध सूट नहीं करता है, आपने बंद कर रखा है, तो दूध मत लीजिए, पानी के साथ में प्रॉब्लम लीजिए दवाई। गुग्गुल टैबलेट लेना है, हिमालय कंपनी की लेनी है, एक एक गोली दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, ये लेना है। तीसरी चीज, एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी 15 दिन के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। हल्की वॉकिंग आप कर सकते हैं, या लेटे लेटे अगर कुछ एक्सरसाइज की जाती है पैरों को ट्विस्ट करने वाली, खास तौर से वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिसपे पेट के ऊपर ज्यादा वजन नहीं पड़ता, ठीक है। पेट के ऊपर वजन नहीं पड़ना चाहिए। आप लेट जाइए, अपने पैरों को दोनों साइड में, कभी राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करिए। इस तरीके से हल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ज्यादा आपको कोई एक्सरसाइज अभी 15 दिन के लिए नहीं करनी है। इसके बाद पेट के ऊपर दिन में 2 बार खाली पेट, जब भी आपका पेट खाली है, आपको बला तेल की मालिश करनी है। बला तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। 2-3 कंपनियों का आता है, साउथ वाली कंपनी का ज्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज जो भी आपके यहाँ बला तेल मिले आप ले सकते हैं। बला तेल आपको लेना है, दिन में 2 बार इसकी पेट के ऊपर हल्के हाथ से मालिश करनी है। मालिश कभी भी घुमाते हुए नहीं करनी, ऊपर से लेके नीचे करनी है। हथेली पे अच्छे से तेल लगा लीजिए, पेट के ऊपर तेल लगा लीजिए, फिर ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर रिब्स का जो एरिया होता है, रिब्स के नीचे का जो एरिया होता है, वहां से लेके हल्के हाथ से प्रेस करते हुए जाना है नीचे के ऑर्गन तक, ठीक है। ऊपर से लेके ऐसे नीचे प्रेस करते हुए जाइए हल्के हाथ से। इस तरीके से दिन में 2 बार आपको पेट के ऊपर मालिश करनी है। मालिश खाली पेट की जाती है। यदि किसी भी कारण से, आपके वर्क शेड्यूल के कारण, अगर आपको दिन में 2 बार मालिश करने का टाइम नहीं मिलता तो 1 बार भी करिए तो भी चलेगा। और खाली पेट का मतलब डायरेक्टली अगर पूरा खाली पेट होना जरूरी नहीं है। यदि खाना खाए हुए 2 या 3 घंटे भी हो चुके हैं कि आपका जो हैवीनेस है वो खत्म हो गई है, तो भी आप मालिश कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्टमक में फूड नहीं होना चाहिए। खाना खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक खाना जो रहता है वो स्टमक में रहता है। उस समय पर मालिश करने से प्रॉब्लम होती है। एक बार 2 घंटे 3 घंटे हो चुके हैं तो फिर आप खाली पेट मालिश करिए। दिन में 2 बार मालिश करिए। मालिश हमेशा ऊपर से नीचे करनी है, ऐसे पेट पे घुमा कर नहीं करनी है। कई लोगों की आदत होती है कि नाभि पे ऐसे ऐसे हाथ घुमाते हैं, गोल गोल घुमाने से दिक्कत होती है। कभी भी पेट के ऊपर गोल गोल घुमा के मालिश नहीं करते, ऊपर से लेकर नीचे मालिश करिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा इतना हुआ आपका ये ट्रीटमेंट। ये आपको करना है, सुबह सुबह खाली पेट अभिपत्ति कर लीजिए। खाना खाने के बाद अग्नि तुंडी वटी या फिर अग्नि संदीपनी वटी, 2 में से कोई भी एक मेडिसिन आपको लेनी है, ठीक है। ये चीज आपको लेनी है। बला तेल की आपको मालिश करनी है। सिंपल सी चीज है, आपको ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और मुझे पता है आपको फायदा होने वाला है। प्लीज 15 दिन बाद मुझे ईमेल कर वापस जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको 1 महीने भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 15 दिन में सही होने वाले हो, ठीक है। अगले पेशेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इनका प्रॉब्लम फिर से वही है कि 10 साल से मैथुन कर रहे हैं, जिसके कारण बाल सफेद हो गए हैं, आंखों की रोशनी कम हो गई है, पेनिस पर ऑलिव ऑयल लगाते हैं, सफेद मूसली, अश्वगंधा आदि खाते हैं। इनकी प्रॉब्लम और जो मैंने पिछले वीडियो में जो प्रॉब्लम डिस्कस करी है, दोनों सेम है। हस्त मैथुन कर रहे हैं, कैसे छोड़ना है मैं बता चुकी हूँ आपको।
पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो जो मैंने कल के दिन अपलोड किया था, उसमें मैंने काफी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि हस्तमैथुन कैसे छोड़ना है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको हस्तमैथुन कैसे छोड़ना है। ठीक है, हस्तमैथुन एक बार छोड़ देंगे, खाने भी ऊपर ध्यान देंगे, तो जो आंखों की रोशनी कम हो गई है, ये सब आपके सही हो जाएगा। ठीक है, एक तो कई बार क्या पेशेंट इतने कॉमन होते हैं कि बड़ा दिक्कत हो जाता है इनकी प्रॉब्लम। अब मैं वही चीज वापस से रिपीट करूं जो मैंने अभी आपको समझाया है, चलो थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। पहली चीज तो हस्तमैथुन आपको छोड़नी है, छोड़ने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। आंखों की रोशनी कमजोर होना, वजन कम होना, शरीर में दुबलापन होना, बाल सफेद होना, घबराहट होना, टेंशन का होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके आपकी एनेक्साइटी के बारे में बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हस्तमैथुन छोड़ दीजिए। ठीक है, वो बिल्कुल स्टॉप करिए, धीरे धीरे स्टॉप करना है लेकिन कर दीजिए। खाने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, अच्छे से खाना खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल और फ्रूट्स आपके खाने में जरूर होने चाहिए। आंखों की रोशनी जो कम हो गई है उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता रही हूँ जो कि दोनों प्रॉब्लम में काम करेगा। आप क्या करिए, 100 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है त्रिफला पाउडर, जो मार्केट में मिलता है वही आपको लेना है। 100 ग्राम की मात्रा में त्रिफला पाउडर लीजिए, इसमें 20 ग्राम की मात्रा में सप्तामृत लौह मिलाना है। ठीक है, 100 ग्राम की मात्रा में हुआ आपका त्रिफला, 20 ग्राम की मात्रा में हुआ सप्तामृत लौह। सप्तामृत लौह पाउडर फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आ जाता है, कई बार 5 ग्राम का भी आता है, 10 ग्राम का भी आता है, 20 ग्राम का भी आता है। ठीक है, तो आपको टोटल 20 ग्राम लेना है। तो यदि आपकी दुकान पर 5 ग्राम के पैकेट अवेलेबल हो तो आप 4 पैकेट ले लीजिएगा, 10 ग्राम के पैकेट अवेलेबल हो तो 2 पैकेट ले लीजिएगा। सिंपल सी गणित है। ठीक है, 100 ग्राम की मात्रा में हो गया त्रिफला, 20 ग्राम की मात्रा में हो गया सप्तामृत लौह। सप्तामृत लौह यदि टैबलेट फॉर्म में आया हुआ हो तो उसको पीस लीजिएगा, सिंपल सा काम है। ठीक है, ये सब दोनों चीजें आपको अच्छे से मिला देनी है। मिलाने के बाद आपका एक कंपोजिशन बन गया 120 ग्राम का। ये 120 ग्राम का जो आपका कंपोजिशन बना है, ये आपको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद आपको लेना है। ठीक है, त्रिफला 100 ग्राम त्रिफला में 20 ग्राम की मात्रा में सप्तामृत लौह मिला दीजिए। इसको मिला करके अच्छे से मिक्स करके एक एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए। इस डिब्बे में से एक चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करना है। सादे पानी के साथ प्रयोग करना है, दूध वगैरह के साथ प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। पेनिस के ऊपर ऑलिव ऑयल की मालिश करते हो, क्यों करते हो भाई, मत करो। ठीक है, कुछ जरूरी कोई मालिश वालिश करने की जरूरत नहीं है। हस्तमैथुन की आदत है, दोबारा उसको टच करोगे तो फिर मस्टरबेशन करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप अपने सेक्सुअल ऑर्गन को बिल्कुल टच ही मत करो। केवल नहाते समय नॉर्मल साबुन से साफ कर लिया, हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ ध्यान देना है। ठीक है, कोई मालिश वालिश करने की जरूरत नहीं है, कोई साइज बढ़ाने, कम करने, मोटा करने, पतला करने, सब कोई करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा। एक बार आप मस्टरबेशन करना छोड़ोगे, एक बार आप अच्छे से खाने पे ध्यान दोगे, एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे, ये सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। बाल जो झड़ रहे हैं और आंखों की रोशनी कम हो रही है, शरीर में कमजोरी आ रही है, उसके लिए जो मैंने आपको नुस्खा बताया उसका आपको प्रयोग करना है। ठीक है, सफेद मूसली, अश्वगंधा आदि खाते हो, मत खाया करो। किसी भी व्यक्ति को, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने क्लियर किया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक बार ध्यान रखना कि जो मस्टरबेशन होता है, जो एक्सेसिव मस्टरबेशन होता है, जो एडिक्शन होता है, वो एक तरीके की खुजली है। अगर किसी व्यक्ति को खुजली हो रही हो, यहाँ पे कोई मच्छर काट जाए और उसको मैं खुजाती रहूं ना, तो ये छाले भी पड़ जाएंगे यहाँ पे। भले ही पता है कीड़ा काटता है तो बहुत तेज खुजली होती है, लेकिन अपने को कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं यार, खुजाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। बस ऐसे ही है। अगर आपको ऑलरेडी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है एनेक्साइटी के कारण, जब एनेक्साइटी बढ़ाने की आप और दवाइयां लोगे, आप और ऐसी दवाइयां लोगे जो आपकी और सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाते हैं, और फिर आप और मस्टरबेशन करोगे, फिर आप और दवाइयां लोगे, फिर आप और मस्टरबेशन करोगे, अल्टीमेटली जाके आपको वीकनेस आ जाएगी। और वीकनेस आ जाएगी तो ये सारी चीजें हो जाएंगी जो भी हो रही है, बाल सफेद होना, आंखों की रोशनी कम होना, ये सब होना, ये सारी प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज आप अननेसेसरी कोई भी दवाइयां मत लो। जितनी भी सेक्सुअली पावर बूस्ट करने वाली दवाइयां होती हैं वो केवल और केवल हेल्दी पर्सन के लिए होती है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो अपने स्वस्थ बनाए रखने के लिए इंसान को दवाइयां लेनी चाहिए, कभी कभी सप्लीमेंट लेने चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे किसी भी प्रकार की सेक्सुअल पावर वाली बढ़ाने की दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। लास्ट सवाल एक फादर ने पूछा है अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी के लिए उन्होंने सवाल पूछा है। इनकी बेटी जो है 10 साल और 9 महीने की है, मतलब 10.5 साल, ठीक है, 11 मान लेते हैं, 11 साल की लड़की है, 36 किलो बच्ची का वजन है।
इनको प्रॉब्लम है कि इन्हें सुबह सुबह उठकर छींकें आती हैं। कफ एंड कोल्ड इन एवरी 2-3 मंथ, हर दूसरे तीसरे महीने में सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है। ठीक है, रात को जब सोती हैं तो उनके फादर ने महसूस किया कि बच्ची की छाती से सीटी बजने जैसी आवाज आती है। रिसलिंग साउंड इसको बोलते हैं। जब जो लंग्स को सप्लाई देने वाली जो ऑक्सीजन की पाइप होता है, आप समझ लीजिए, जिससे ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, जिससे वायु गला बैठ रहा है, बोलते बोलते थक गई मैं। 1 घंटा लगातार बोलना टफ काम होता है भाई। तो जो गले का जो पाइप होता है जिसमें से हवा अंदर जाती है, जब वो सिकुड़ जाता है, जब उसके अंदर कफ भर जाता है, तो जो हवा निकलती है वो आवाज करती है। देखिए सिंपल सा खेल है, आप खुद भी देखना। जैसे कोई बड़ा पाइप है, जो क्या बोलते हैं इसको, किस में काम आते हैं, बड़े बड़े पाइप होते हैं ना जो सीवर लाइन वगैरह में डलते हैं, जो बड़े पाइप है उसके अंदर आप फूकोगे तो कोई आवाज नहीं आएगी। अब वही पाइप छोटा है, आधे इंची 1 इंची वाला छोटा पाइप ले लो, उससे जब हवा गुजरेगी तो जू करके आवाज करेगी। सुना है ना? बस यही आता है। जब हमारे लंग्स की जो ट्रैकिया होती है, जिससे सांस अंदर जानी चाहिए, नीचे ट्रैकिया है, ट्रैकियोल है, एल्वोलाई है, जब इनके अंदर कफ चिपक जाता है तो जो सांस लेने वाली रास्ता है वो सिकुड़ जाती है। और जब सिकुड़ी हुई रास्ता से हवा बार बार आती और जाती है तो जूम 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 ऐसी साउंड पैदा करती है। इसको रिसलिंग साउंड बोलते हैं। ठीक है, इनको सुबह सुबह छींकें भी बहुत आती हैं, और जब भी सुबह उठती है 10-5 मिनट हुए नहीं कि बहुत सारी छींकें आने लगती हैं। डॉक्टर ने इनको बताया कि नाक के अंदर कोई गांठ भी बढ़ रही है। वो तो एलोपैथी डॉक्टर का बिल्कुल तय है। अगर किसी भी व्यक्ति को नाक की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये बोल देते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी है, इसका ऑपरेशन कराओ। इनके फादर ने भी अपनी हिस्ट्री बताई है। इनके ग्रैंड पेरेंट यानी कि बच्ची की जो दादा दादी हैं, इन सबको अस्थमा की प्रॉब्लम रही है। इनकी जो मदर है वो थैलेसीमिया माइनर है। सीधे आप ट्रीटमेंट सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है बच्चों को, कॉमन प्रॉब्लम है। 1.5-2 महीने आपको लगातार बच्ची को दवाई देनी पड़ेगी। दवाई अच्छे से समझ लेना, बहुत ही आसानी से सही हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही आसानी के साथ सही हो जाएगी। अब आप दवाइयां नोट करो। पहली मेडिसिन है हरिद्रा खंड। हरिद्रा खंड एक पाउडर फॉर्म में मेडिसिन आती है। आधी चम्मच की मात्रा में 1 गिलास दूध, उसमें आधा गिलास पानी, इसको बना के आपको उबालना है। समझ लेना अच्छे से। 5 ग्राम की मात्रा में आप हरिद्रा खंड लेना। 100 ml, छोटा वाला जो ग्लास होता है ना, 100 ml की मात्रा में दूध लेना, उसमें 50 ml पानी डाल देना, और फिर इसको गैस पे चढ़ा देना उबलने के लिए। जैसे अपन चाय बनाते हैं ना, बढ़िया खदकती है, वैसे ही आपको इसको खदकाना है अच्छे से। जब आप इसको अच्छे से खदकाओगे, धीरे धीरे उसका पूरा पानी उड़ जाए, केवल 1 गिलास दूध रह जाए, तो इसे बिना छाने पीने पे कड़वा लगता है। यदि बच्ची ना पी पाए तो फिर छान के दे देना, बिना छाने ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, बिना छाने ये पूरी दवाई को, ये जो 1 गिलास हल्दी वाला दूध बना, ये आपको पीना है। ठीक है, हरिद्रा खंड, 100 ml की मात्रा में दूध, 50 ml की मात्रा में पानी, इसको धीमी आंच पे हल्के से बॉईल करना है, चाय जैसा इसको खदकाना है। जब ये अच्छे से खदक जाए, पूरा पानी उसका जल जाए, दूध गाढ़ा हो जाए, तब इसे छान करके या फिर बिना छाने बच्ची को दिन में 1 बार देना है। जब बच्ची को दूध पसंद हो, कुछ बच्चियां रात में सोते समय दूध लेती हैं, कुछ सुबह नाश्ते में दूध लेती हैं, तो जब बच्ची को दूध अच्छा लगता है तब आपको देना है। ठीक है, दूसरी मेडिसिन, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार शीतोपलादी चूर्ण देना है। शीतोपलादी चूर्ण भी पाउडर फॉर्म में आएगा। आधे चम्मच की मात्रा में, लगभग 3 से 4 ग्राम की मात्रा में, दिन में 3 बार शहद और घी मिलाकर आपको इसे देना है। 3 ग्राम की मात्रा में पाउडर लीजिएगा, इसमें शहद डालना है। शहद हमेशा ज्यादा रखना है, 5 ml की मात्रा में शहद रखिए, 2 ml की मात्रा में घी रखिए। बहुत लोग आपको टोक देंगे शहद और घी मिलाने से जहर हो जाता है, नहीं हो जाता, वो आधी नॉलेज है। ठीक है, 3 ग्राम की मात्रा में आपने पाउडर लिया, 5 ml की मात्रा यानी कि 1 बड़ा चम्मच आपने उसमें शहद डाल दिया, और 2 ml यानी कि 1/3 या 1/4 चम्मच की मात्रा में घी डाल दिया। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, वो एक पूरा चटनी जैसा, लपसी जैसा बन जाएगा, उसको चाट लेना है। शीतोपलादी चूर्ण मीठा होता है, शहद जाता है, ऑलरेडी मीठा होता है, ज्यादातर बच्चे आसानी से खा लेते हैं इसको। ठीक है, शीतोपलादी चूर्ण ये दिन में 3 बार देना है। ये हल्की मेडिसिन होती है, आप इसे खाना खाने से पहले, बाद में, मतलब टोटल मिला के कभी भी दे सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शीतोपलादी चूर्ण दिन में 3 बार आपको लेना है। इसके बाद तीसरी मेडिसिन, थोड़ा मेडिसिन ज्यादा हो जाए, ज्यादा नहीं है एक्चुअली, समझने में टाइम लगेगा, बाकी मेडिसिन ज्यादा नहीं है। तीसरी मेडिसिन है संजीवनी वटी।
संजीवनी बटी आप मार्केट में लोगे तो उसमें 40 गोलियों की एक डब्बी आएगी। संजीवनी बटी की 40 गोलियां, और इसके साथ में आपको मिलानी है श्वास कुठार रस, इसकी भी 40 गोलियां। संजीवनी बटी 40 गोलियां, श्वास कुठार रस की 40 गोलियां, दोनों को मिक्स कर लेना है। टोटल मिला के आपकी दोनों की 40 हो गई, कितनी 80 गोलियां हो गई। इन 80 गोलियों को मिक्सर के छोटे से जार में बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, तुरंत पिस जाती है। ठीक है, पिसने के बाद जो इसका ये पाउडर बना, ये कटोरी में निकाल के इस पाउडर की आपको 40 पुड़िया बनानी है। ठीक है, 40 इक्वल अमाउंट की पुड़िया बना लीजिएगा। एक एक पुड़िया सुबह शाम शहद और घी के साथ खाना खाने के बाद देनी है। एक एक पुड़िया सुबह शाम शहद और घी के साथ खाना खाने के बाद देनी है। एक पुड़िया में करीबन कितना आएगा, थोड़ा सा 1/3 चम्मच के आसपास का पाउडर हो जाता है। उसमें 1 चम्मच शहद डालिए, 2 ml की मात्रा में या 1/3 चम्मच की मात्रा में घी डालिए, उसको मिला दीजिए, लपसी जैसा बन जाएगा, इसको चाट लेना है। ठीक है, शहद के साथ जो भी मेडिसिन दी जाएगी, जो शीतोप्लादी दी वो भी और इसमें भी, दोनों मेडिसिन शहद के साथ या कभी भी कोई भी मेडिसिन दे तो उसके तुरंत बाद पानी नहीं पिया जाता, ये ध्यान रखना। शुरू के 10-15 मिनट तक पानी नहीं पीना है। मीठी होती है तो कोई दिक्कत आती नहीं है, बच्चे आसानी से खा लेते हैं। ठीक है, इसको आप चटा देंगे। 15 मिनट बाद हल्का गुनगुना पानी दे दीजिए और गला और पूरा कुल्ला करने के लिए जरूर बोलिए, क्योंकि जो शहद गले में चिपक जाएगा कई बार उसकी वजह से खांसी आने लगती है। दवाई से खांसी नहीं आती, तो गले में शहद चिपक जाता है कई बार, है ना, क्योंकि चाटेंगे तो थोड़ा बहुत तो गले में जाएगा, तो कई बार गले में थोड़ा बहुत चिपक के रह जाता है, वो चिपक जाता है, उसकी वजह से खांसी आने लगती है। तो 10-15 मिनट बाद अच्छे से पूरा कुल्ला जरूर करवा दीजिए। 1-2 घूंट पानी पीने के लिए बोलिए, हल्का गुनगुना पानी रहे, जिससे गले में यदि कोई शहद या घी चिपक गया हो तो वो आसानी से अंदर चला जाए। इस चीज का ध्यान रखिए। 3 ही मेडिसिन आपको लेनी है। अगर इन मेडिसिन से या मेडिसिन से नहीं भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं भी आए, तो भी जो जेलुसिल एंटा एसिड होता है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, एलोपैथी का ब्रांड है जेलुसिल एंटा एसिड, उसका प्रयोग आपको जरूर करना है। ठीक है, ये एक ऐसी डिसीज है जिसके मामले में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये सारे सिम्टम मेरे हैं, आपने मेरी हिस्ट्री लिख दी है। मैं बीमार थी, एलोपैथी मैंने वो पफ यूज किए हुए हैं, वो जो एस्थमा के होते थे ना, एस्थलीन, टीवी पे ऐड भी आता है बहुत यूज किए हुए हैं। पूरे स्कूल को पता था कि इस लड़की को एस्थमा है। अब आज देख लो, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। चलो, ये लास्ट सवाल था, सारे सवाल हो गए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। याद रखिए, ईमेल का डिस्कशन फ्री वाला नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। पे करने की जो लिंक है वो सारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आपका कोई फ्री सवाल है वो भी आप यूट्यूब सेक्शन में जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। तो जो मैं बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन जो वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं आपके फ्री वाले सवालों का आंसर दूंगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।